और इंतजामिया को पूरी तरह तैयार होना चाहिए और ये अगले 2 हफ्ते में इस काम को कर लेना चाहिए। लॉकडाउन के खुलने के ऐलान से पहले इसको कर लेना चाहिए। और जितने भी आपके जो फ्रंट वॉरियर्स हैं जी, जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स हैं, इनको पूरी तरीके से तैयार करना चाहिए कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो इनको कहां कहां डिप्लॉय किया जा सकता है, कहां कहां भेजा जा सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा मामला है वो क्वारंटीन सेंटर आप तैयार रखिए। और तीसरा मामला यह कि आप ऐसे इलाकों की निशानदेही किए रहिए, ऐसे इलाकों को देखे रहिए, ऐसे इलाकों पर सख्त नजर रखी जाए इंतजामिया की जानिब से कि किन किन इलाकों में मुतासिरीन की तादाद ज्यादा है, किन किन जिलों में मुतासिरीन की तादाद ज्यादा है। अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो ऐसे इलाकों की, ऐसे जिलों की निगरानी होनी चाहिए और वहां पर कम से कम लॉकडाउन उस कुछ वक्फे के लिए और बढ़ा देना चाहिए। तो 3 महाज पर हमें काम करने की जरूरत है कि हमें कोरोना से मुतासिर इलाकों की पहचान करनी है बहुत जल्दी, अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में। दूसरे, क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर्स को ज्यादा से ज्यादा तादाद में बढ़ाना है। और तीसरे, ये जो रैपिड टेस्टिंग की जो टेक्निक है इसको आम कर देना है ताकि जितने लोग हैं वो जाहिर हो जाएं, वो सामने आ जाएं। और वजीर आजम ने भी यही कहा था पिछले हफ्ते कि आने वाले कुछ हफ्ते हमारे लिए 4 चीजों पर मुनहसिर हैं: टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटीन। अब देखिए बात वहीं पर आ गई है। बेशक बहुत उम्दा तरीके से आपने बात बताई है। मैं आज आईसीएमआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वजारत सेहत की जानिब से जो लोग थे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि अलग अलग उन्होंने आदाद शुमार पेश किए। मैं बता देता हूं अपने नाजरीन को, 136 गवर्नमेंट लैब्स इस वक्त काम कर रही है इससे लड़ने के लिए और 59 जो प्राइवेट लैब्स है वो भी इस वक्त काम कर रही हैं। कुल मिलाकर जो केसेज आए हैं वो 4421 हो गए हैं और जो आदाद शुमार है वो मौत का 117 शाम तक था। आपका अभी तक का जो डिटेल्स है वो आनी बाकी है। और साथ ही 1,07,006 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। इन हिसाब से अगर हम देखें तो मुल्क की जो आबादी है बस वो 135 करोड़ है और उन सभी का अगर टेस्ट हम करने की बात करें तो वाकई में उसके अंदर काफी टाइम लगेगा। अमेरिका जैसा देश की बात की जाए या फिर ब्रिटेन जैसे मुल्क की बात की जाए वहां पर भी काफी वक्त लग रहा है जबकि उनकी आबादी बहुत कम है। लेकिन बावजूद इसके हिंदुस्तान के अंदर वो हिम्मत और जज्बे वाले लोग रहते हैं कि उनको पता है कि मुल्क के वजीर आजम मुसलसल इस बात को लेकर तैयार हैं और वो भी लगातार इस बारे में लेकर जो स्टेट के लोग हैं वो उनसे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे बात करेंगे। कल का भी बात कहा जा रहा है कि 8 तारीख में वो चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे हालात हैं उनके स्टेट के अंदर। क्या लगता है कि जो कल की बात होने जा रही है वो कितनी अहम हो सकती है? कल जो बात होगी वो इसी पर होगी कि लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाई जाए। लॉकडाउन कंप्लीट हो रहा है, अब आगे के कदम क्या होंगे? वही जो मैंने बात बताई कि आगे के कदम पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि आगे का कदम क्या होगा। लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाई जाएगी या लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाएगा? अगर लॉकडाउन को ख़त्म किया जाएगा तो उसके तरीक़ाकार क्या होंगे? कितने मरहलों में लॉकडाउन ख़त्म किया जाएगा? किन इलाकों में लॉकडाउन ख़त्म किया जाएगा? या एक साथ पूरे मुल्क में लॉकडाउन अगर ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर उन इलाकों की निशानदेही का भी डेटा होना चाहिए कि किन किन इलाकों में, किन किन शहरों में, किन किन सूबों में ज़्यादा मुतासरीन है। जैसे कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि ये 20 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं। एक अरब 30-35 करोड़ का ये मुल्क है तो उसमें 20 करोड़ लोग इधर से उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। तो और ये मर्ज ऐसा है कि ये एक दूसरे से मिलने पर ही बढ़ता है। तो इस पर ही गौर व फिक्र होगा, इस पर ही बात होगी और इस पर ही चर्चा होगी। तो अभी जो बात है वो वजीर आजम ने जो कही थी उसी बात पर काम करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन की मुद्दत क्या ख़त्म होगी? हम भी आज प्रोग्राम में इसीलिए बात कर रहे हैं कि क्या लॉकडाउन की मुद्दत ख़त्म होगी या लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। ऐसे हालात में आवाम का भी साथ देना बहुत ज़रूरी है। देखिए सरकारें काम कर रही हैं और ये कोई प्लानिंग तो थी नहीं, ये कोई प्लान तरीके से तो ये पता नहीं था कि भाई अगले महीने कोरोना आ रहा है, कोरोना को आने को बस इतने दिन रह गए, हमारी तैयारियां क्या हैं। कोरोना तो एक अजाब के तौर पर नाजिल हुआ और अचानक से आया। ऐसे हालात में जो पूरी दुनिया का मंजरनामा था उसको देखते हुए हिंदुस्तान में बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया गया सरकारों ने, इंतज़ामिया ने। और जो हिदायतें जारी की गई हैं वो बहुत ही मुनासिब थी। अगर वो ना किया गया होता, कदम लॉकडाउन के कदम ना उठाए गए होते, हिदायतें न जारी की गई होती तो हो सकता है कि आज जो ग्राफ है, आज जो डेटा है वो कहीं ज़्यादा होता।
तो ये अचानक से आया हुआ अजाब है, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई पहले से तैयारी थी नहीं। अब सरकार ने बहुत ही तेजी के साथ इसमें तैयारियां शुरू की हैं, जैसे कि रैपिड टेस्ट की जो टेक्निक अब गांव-गांव तक पहुंचेगी, ये एक बहुत बड़ा कदम है और अगले 2-3 दिन के अंदर ये चीजें आम हो जाएंगी, गांव-गांव तक पहुंच जाएगी, बड़े-बड़े लैब्स में पहुंच जाएगी। लोग मांग भी यही कर रहे थे कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी टेस्ट किट मुहैया कराइए। तो अब उसको देखते हुए सरकार ने कदम उठाया है, सरकार काम कर रही है, लोगों को भी बेदार होना है और लोग बेदारी दिखा रहे हैं, लोग जिम्मेदारी दिखा रहे हैं, लोग बेदार हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है। और अभी भी ये ना सोच के कि अब तो लॉकडाउन के खत्म होने के दिन आ गए, अब तो कोई खतरा नहीं है, नहीं, बल्कि कोरोना के खतरों को मद्देनजर रखते हुए अभी भी उसी तरह से, उसी जिम्मेदारी के साथ तमाम पाबंदियों पर अमल करना चाहिए, जितनी भी हिदायतें हैं उन पर अमल करना चाहिए, जितनी भी जरूरी कदम है उनको उठाया जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा औजार, सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ा वैक्सीन है। ये आपने बहुत उम्दा बात कही है। और एक चीज़, क्योंकि आपने से पहले जब कहा था कि क्योंकि जब तक आपके टेस्ट नहीं होंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके मुल्क में कितने मामले हैं, और क्योंकि अब जब टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद आदाद शुमार के अंदर इजाफा हो सकता है, ये आगे फ्यूचर के अंदर हम देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर है, क्योंकि मैं जब देख रहा था, जब ये लॉकडाउन हुआ था उस दौरान कुछ जगहों के, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स भी चल रहे थे, और साथ ही साथ जो नए जो सेशंस है उसकी भी स्टार्टिंग होनी थी बच्चों के स्कूल के बारे में मैं आना चाहूँगा। उसको लेकर भी क्या कौन कौन से इकदाम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम चीज़ें जो है वो तमाम जो चीज़ें हैं वो अभी एक तरीके से पेंडिंग हो गई है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इसको लेकर क्या कैसे कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, ये तो सरकारों का काम है और महकमा तालीम का काम है, वो अपने क्या क्या कदम उठा रहे हैं। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो बहुत से प्राइवेट बड़े स्कूलों ने ऑनलाइन और डिस्टेंसिंग ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है। ऑनलाइन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए बच्चों को, तलबा को प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, उनसे उनको उस तरह की टीचिंग्स दी जा रही हैं, क्लासेस दी जा रही हैं, दरस व तदरीस का काम और फ़राइज़ जारी है। अब देखिए, चूँकि पूरा मुल्क ही लॉकडाउन है तो सिर्फ महकमा तालीम ही क्या, हर महकमा मुतासिर हुआ है, गरीब और मजदूर मुतासिर हो गए हैं, अब खाने के लाले पड़ गए हैं जी। तो अभी तो ऐसे हालात में लॉकडाउन अगर नहीं होता तो मामला बढ़ता। लॉकडाउन है तो अभी तालीम भी सफ़र करेगी, हर शोबे में इंसानी ज़िंदगी सफ़र करेगी। हर शोबा इस वक्त लॉकडाउन का मतलब होता है कि ठप है, बंद है, लॉक है। तो हर शोबा, लोगों के कारोबार पर असर पड़ेगा, लोगों की तालीम पर असर पड़ेगा, लोगों की जिंदगी है वो मुतासिर उससे होती नजर आएगी। इस वक्त हमारे साथ यासिर जिलानी साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के लीडर है। सर, मैं आपके पास आऊंगा और तमाम चीजें इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। एक मुख्तसर से वक्फे के मैं यहाँ रुक रहा हूं और जानने की आगे कोशिश करेंगे कि जो अगर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, और अगर एकदम से ही हटाया जाता है तो उसके क्या नतीजे होंगे। एक ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब जुड़े हुए हैं और अब्बास मेहदी जुड़े हुए हैं। यासिर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन के दौरान हालात बन रहे हैं इस वक्त, और कहा जा रहा है कि मुल्क के अलग अलग रियासतों के जो वज़राए आला है वो ये कह रहे हैं कि इसकी म्याद जो है बढ़ा देनी चाहिए, आपका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, जो हम पूरे दुनिया में अलग अलग मुल्कों के हालात को देख रहे हैं, उस मद्देनजर जो अलग अलग सूबे के वजीर आला हैं उनको इस बात का इल्म हो चुका है कि हालात बहुत अच्छे नहीं है हिंदुस्तान में, और कोशिश बहुत जारी है। अब्बास भाई को मैं अभी सुन रहा था, बेहद शानदार के साथ उन्होंने बातें कही है यहाँ पे। यकीन मानिए कि देखिए, हर आदमी चाहता है इस वक्त इंसानियत को किसी तरह से बचाने की जरूरत पे हर आदमी जुड़ा हुआ है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आम आदमी, चाहे तमाम जिस तरीके से मैं देख बता रहे हैं कि कैसे उन्हें अपने घर में लॉकडाउन रहना है, कैसे अपने आप को क्वारंटाइन करना, कैसे आइसोलेट के रह रहे हैं, तभी हम इस कोविड-19 से जीत पाएंगे। मद्देनजर से सरकार भी बेहद संजीदगी के साथ काम कर रही है। सरकार जो सेंट्रल की सरकार है, या हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और आपने देखा है कि पिछले
10 दिनों के अंदर अंदर हमारे वजीर आजम ने 3 दफा भारत के साथ अपने आप को कनेक्ट किया, उनको बता रहे हैं, उनको बार बार बताया जा रहा है कि आप घर से नहीं निकलेंगे तभी हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। देखिए जरूरी भी है शाहबाज साहब, जरूरी इसलिए है कि बहुत नाजुक मोड़ है, हालात बहुत अच्छे नहीं है। हम जानते हैं कि अगर 14 तारीख की जो एक डेडलाइन तय है और अगर हम सडनली लॉकडाउन को खोल दिया जाता है, जो बात आ रही है, सुनने में भी आ रही है, सूत्रों के हवाले से भी जो खबर है, लेकिन जिस तरीके से हमने पीछे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंसिडेंट हमने देखे हैं जिसमें हमारे ही समाज के, हमारे ही लोगों ने कहीं ना कहीं लॉकडाउन का एक तरीके से मजाक उड़ाया है। उन्होंने उन सारी जो एडवाइजरी है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए एक तरीके से इस महामारी को खुद अपने ऊपर लेने की जो खुद कोशिश करी है, उसकी वजह से आज हम कहीं ना कहीं जो हमारा आंकड़ा पिछले 15 दिन पहले या 12 दिन पहले जो था, आज वो जस्ट उससे डबल और ट्रिपल तेजी से बढ़ रहा है। तो उन सारी चीजों के नजर मुझे लगता है कि हमें अभी एहतियात बरतना चाहिए। और मुझे जो खबर मिल रही है, आप लोगों के पास भी खबर आ रही होगी क्योंकि आप सहाफी हैं, आपके पास पहले खबर आती है कि लॉकडाउन शायद बढ़ाया जा सकता है, और इसलिए बढ़ाना जरूरी भी है कि हम अगर एक बार अचानक से हमने खोल दिया और भीड़ सामने आ गई, और क्योंकि ये जो बीमारी है, ये जो वबा है, वो भीड़ से ही कनेक्ट होने के बाद लोगों के सामने आई, लोगों तक पहुंची, और लोग अभी भी कुछ हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी अपने आप को छुप के बैठे हुए हैं, जो खास करके एक जिसपे मैं कोशिश ये कर रहा हूं आजकल की चर्चा नहीं करी जाए, लेकिन उन लोगों की तरफ खास कर जो मरकज जमीयत तबलीगी मरकज का जो एक पूरा का पूरा इंसिडेंट आया है, और उसमें लोगों ने देखा है कि अब भी उनके लोग जो अलग अलग सूबों में पहुंचे हैं, जो अलग अलग जगहों पे पहुंचे, वो सामने नहीं आ रहे हैं। बहुत कोशिश करने के बाद आज कुछ खबरें आई कि खुद लोग आगे बढ़ के कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को चेक कराएं और अपने आप को किसी तरह से इन सारी चीजों को लोगों को बताएं। और मेरी देखिए, मैंने अभी 2 दिन पहले भी सरकार के साथ एक कोशिश करी थी, क्योंकि ये जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल है उसमें जो हमारे करने का ये पूरा कोविड-19 के वायरस को, वो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों के लिए थोड़ा है जो प्राइवेट सेक्टर में है। बाकी सरकारी काम तो उसमें मैंने डिमांड भी रखी थी अपनी तरफ से कि अगर वो 4,500 से कम कर दिया जाता है, मान लीजिए अगर एक परिवार के अंदर 7-8 लोग रहते हैं तो एक अचानक से 40,000 30,000 के आसपास का खर्चा आएगा, वो कहां से आएगा? तो मुझे लगता है सरकार उस पर भी सोचो फिक्र कर रही है, और मुझे यकीन है क्योंकि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, और वो हम जरूर कोविड-19 में जीतेंगे। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि उन लोगों से बराह करम आप और अब्बास भाई और आप तमाम सहाफी जो बैठे हुए हैं, जो देर रात में 8 बजे लोगों को आके जागरूक करते हैं इस खास करके इस महामारी को लेके, वो उन लोगों से भी कहें कि जो तबलीगी जमात के मरकज में इकट्ठे हुए थे, जिन जिन सूबों में अभी भी सामने नहीं आए हैं, वो सामने आए। तमाम बेदारी फैलाई जा रही है। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा यहाँ पर यासिर भाई आपसे कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि वजीर आजम की तरफ से हो या फिर मुल्क के जो अलग अलग रियासतों के वज़राए आला हैं उनकी जानिब से लोगों का खाने पीने का, राशन का इंतजाम किए गए हैं, और इसके साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया था। ये तमाम ऐलानात किए गए हैं और उसका फायदा लोगों को पहुंच भी रहा है, और आने वाले 3 महीने तक, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात की जाए, राशन की बात की जाए। लेकिन एक चीज और समझने वाली यहां पर यह होगी कि लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो वजीर आजम मोदी मुसलसल अपील कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखिएगा, आइसोलेट रहिएगा और किसी भी इस तरह की हरकत को ना कीजिएगा ताकि लॉकडाउन की जो खिलाफवर्जी हो सके। आपके जरिए मैं एक मैसेज चाहूंगा कि ताकि आप भी लोगों को बताएं कि जो मुल्क के वजीर आजम है वो मुसलसल कोशिश में लगे हुए हैं और आप लोगों की हिफाजत के लिए लगे हुए हैं। जी सलाम के जेर नजर और जी सलाम के जितने भी देखने वाले लोग हैं, जो आपके व्यूवर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरा मैसेज है मेरे वजीर आज़म की तरफ से, मेरे भारत हमारे अक़लियती मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनकी तरफ से, जो लगातार भारत के लोगों को एक
संदेश देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। आज भी एक मैसेज हमारे अक़लीती उमूर के वज़ीर मुख्तार नकवी साहब का आया है शब बरात को लेके, जो बेहद खास रात मानी जाती है, खासकर मुसलमानों के लिए इबादत की रात मानी जाती है। जो लोग हमसे बिछड़ गए उनको याद करने की रात मानी जाती है। इसलिए मैं तमाम भारत के लोगों से ये आपके जी सलाम के माध्यम से ये कहूंगा कि शब बरात के रात में अपने घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इबादत करें, मुल्क के हिफाजत के लिए और इस वबा को खत्म करने के लिए दुआ करें। और यकीन है आप लोगों पे और तमाम उन युवाओं से जो हर साल शब में, देखिए तो आप बिल्कुल निकल नहीं सकते, अगर निकलेंगे तो आप कानून का उल्लंघन करेंगे और कानून बेहद सख्त है। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी आ चुकी है और तमाम सूबों की, चाहे उत्तर प्रदेश, झारखंड, कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमाम सूबों के जो डीजीपी हैं उन्होंने मीटिंग ली है और मीटिंग में ये कहा है कि खास करके शब बरात वाली रात में कोई भी अपने घर से न निकले। ये बहुत जरूरी है। ये आप यकीन माने कि इस खास रात में आप इबादत करें, आप अल्लाह तबारक तआला से ये दुआ करें कि ये जो वबा आई है वो हमारे ऊपर से खत्म हो, निकल जाए। और जो हमारी एडवाइजरी हेल्थ डिपार्टमेंट से कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, उसको जरूर मेंटेन करें। और अगर आप मेंटेन करेंगे तो यकीन माने कि हम इस कोविड-19 पे फतह करेंगे, जीत होगी। और भारत ने के देख लें, 1000 साल पुराना है या जो इस वक्त के हालात हैं, खास करके सारे धर्मों को लेकर हम बात करते हैं, उस 1000 साल में आप देखिए तो भारत पे जब भी कोई आक्रमण हुआ, जब भी कोई इस तरह की विपदा आई, महामारी आई, तो भारत उसमें से जीत के सामने निकल के आया है। यकीन मानिए कि इस कोविड-19 पे में भी हम जीत के निकलेंगे। हम निकलेंगे तभी जब हम अपने फराइज, हमारा दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, जो हम समाज के अंतिम छोर से लेकर तो ऊपर के लेवल तक खड़े हुए लोग हैं, उनका जो कर्तव्य है उसको निभाएंगे, उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। अपने लोगों को कहेंगे कि वो घर में रहें, घर में बंद अपने आप को रखें, घर में रहना है। ये वजीर आजम साहब का भी बार बार कहना है, तमाम हमारे खुद दिल्ली के वजीर आला उन्होंने कहा, तमाम सूबों के वजीर आला, उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है और बहुत सख्ती से सब चीजों को कानून भी देख रहा है। तो मेरी गुजारिश है, मैंने बहुत अच्छी आपने गुजारिश की है और जितने भी हमारे नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं अब्बास भाई से भी कहूंगा जो आपके साथ भी जुड़े हुए, बिल्कुल आप भी शब बरात वाली रात में आप लोगों से जरूर अपील करें। बिल्कुल, मैं चाहूंगा अब्बास मेहदी इसके ऊपर कुछ तबसरा करें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शब बारात बारात जो इसका नाम ही है, ये एक त्योहार है और इबादत की रात है। बारात का मतलब होता है बारात यानी कनात अख्तियार करना, तन्हाई में, गोशे में जाना। तो इसके नाम से ही वाज़ेह है कि ये बारात की रात है। बारात अख्तियार कीजिए, दुनिया से बारात अख्तियार कीजिए, कनात अख्तियार कीजिए। तो इस रात से की मुराद ही ये है कि आप तन्हाई में जाइए, आप खिलवत में जाइए, आप अकेले में जाइए और अपने रब से, अपने अल्लाह से लौ लगाइए, इबादत कीजिए। दरअसल इस इबादत की रात को ही बदल दिया गया। अब लोग बारात की रात में लोग हुजूम में निकल आते हैं, लेकिन अभी जो दौरे हाजिर का जो पूरा मंजरनामा है उसको देखते हुए जिस तरह से उलमाए किराम ने जुमों के लिए ऐलान किया था कि जुमे अब मस्जिदों में नहीं होंगे, नमाज जुमा बाजमात नहीं पढ़ी जाएगी, उसी तरह से आज हम सुबह से इन तमाम खबरों को चला रहे हैं कि हर इलाके के उलमाए किराम, अइम्मा हजरात लगातार ये अपील कर रहे हैं कि शब बारात में लोग घरों से ना निकलें, अपने घरों पे रहें। शब बारात में एक अमल ये होता है कि लोग अपने बुजुर्गों की मज़ारों पर जाते हैं, बुजुर्गों की कब्रों पर जाते हैं, वहाँ चरागा करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसको देखते हुए लोग उसको वहाँ न जाके घर में ही अगर वो अपने मुर्दों को बख्श दें, अब घर में ही इबादतें कर लें, नमाजें पढ़ लें, दुआएं पढ़ लें, वज़ाइफ कर लें, कुरान शरीफ की तिलावत करें तन्हाई में, तो ये बारात तो है ही है। सोशल डिस्टेंसिंग इसी को कहते हैं। बारात और खिलवत जो है, ये जो कनात है, ये सोशल डिस्टेंसिंग ही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में आपका एक त्योहार आया है जो खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पैगाम देता है, बारात का पैगाम देता है कि आप दुनिया से बारात अख्तियार कीजिए और अल्लाह से लौ लगाइए, अपने रब से लौ लगाइए और उससे अपनी मुरादें, अपनी हाजतें, अपनी ज़रूरतें बयान कीजिए। वो आपकी मुरादों का भरने वाला है, वो आपके दामन को पुर करने वाला है। जी यासिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं एक बात मेरी रही, मैं तमाम भारत के जो हमारे
धार्मिक गुरु हैं, और खासकर जो हमारे सूफी खानकाही सेक्ट के जो बड़े सजादा नशीन है, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे वो महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, और तमाम इस तरह के लोग, जो हुसैन टेकरी हो या जोगीपुरा हो, जो हमारी बहुत बड़ी खानकाह है भारत की, इन तमाम लोगों और तमाम हजारों हजार खानकाहें, अशरफिया का चौचे शरीफ है, और तमाम इन लोगों से मेरी गुजारिश है, साथ में के मुफ्ती और उलमा इकराम से भी मेरी गुजारिश है कि आप सामने आए, लोगों को एक मैसेज ऐसा दें, खास करके वो कहीं ना कहीं सवाल के निशाने पे आ गए हैं उनकी अपनी गलती की वजह से, और वो गलती दोहराते जा रहे हैं, गलती करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे धार्मिक गुरु हैं, उनका ये राइट, और वो चीजों पे उन्होंने पिछले 77 सालों में ध्यान रखा है, तो आज भी वो इन सारी चीजों को ध्यान रखें और आके सामने 1-2 मिनट का मैसेज पूरे भारत में अपने फॉलोअर्स दें और कहें कि भारत का मुल्क है वो आपके लिए सोचा है, वज़ीर आज़म बेशक, और वाकई में ये काबिल तारीफ पहल है, और उम्मीद करते हैं कि जब आने वाले शब बारात का मौका होगा तो उसके अंदर आपकी जो अपील है उसको हर कोई सुनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी साहब आपका, और अब्बास मेहदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।